केंद्र सरकार द्वारा केंद्रीय वक्फ परिषद और राज्य वक्फ बोर्ड की संरचना में बदलाव के लिए वक्फ एक्ट में संशोधन वाले बिल पर वक्फ मामलों के एक्सपर्ट एडवोकेट वसी अहमद से हमारे संवाददाता ने खास बातचीत की। बातचीत के दौरान एडवोकेट वसी अहमद ने बताया कि मुकेश अंबानी ने एंटीलिया बनाने के लिए साल 2002 में 4332.39 हेक्टेयर मीटर वाला प्लाट 21 करोड़ 50 लाख रुपए में खरीदा था और यह डील उसी समय से विवादों में आ गई थी क्योंकि जिस जमीन को बेचा गया था वो वक्फ बोर्ड की थी, क्योंकि वक्फ बोर्ड कानून की धारा 32(2) का उल्लंघन हुआ था। उस समय अंबानी के महल एंटीलिया पर वक्फ बोर्ड ने सवाल उठाए थे और वक्फ बोर्ड ने जमीन वापस मांगी थी, क्योंकि गैर कानूनी तरीके से जमीन खरीदकर बनाए गए अंबानी के घर का मामला हाई कोर्ट में विचाराधीन है। इसलिए केंद्र सरकार केंद्रीय वक्फ परिषद और राज्य वक्फ बोर्ड की संरचना में बदलाव लाने के लिए वक्फ एक्ट में बदलाव लाना चाहती है। एडवोकेट वसी अहमद ने कहा कि ऐसी सूरत में बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार और आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री चंद्रबाबू नायडू की भूमिका वक्फ एक्ट के बदलाव में महत्वपूर्ण मानी जाएगी, क्योंकि सरकार की नीयत में खोट है। वक्फ एक्ट में बदलाव पर एडवोकेट वसी अहमद ने बताया। बरेली से खोजी कैमरा के लिए मुस्तकीम मंसूरी की रिपोर्ट। वकील साहब, जैसे कि केंद्र सरकार वक्फ एक्ट में बदलाव के लिए जो बिल ला रही है, क्या है? देखिए, मैं एडवोकेट वसी अहमद, राष्ट्रीय अध्यक्ष ऑल इंडिया मुस्लिम मजलिस, ये बताना चाहूँगा कि ये जो बिल आ रही है इसमें वो वक्फ बोर्ड के अधिकारों को कम करके और प्रशासनिक मदाखलत बढ़ाना चाहती है, जिससे वक्फ को नुकसान होगा। जिस तरीके से वो संशोधन में ये बात कहना चाह रहे हैं कि दोबारा से असेसमेंट होगा। जो बाई यूज़र वक्फ चले आ रहे हैं 200-250 साल से, जो मस्जिदें 300 साल से चली आ रही, उनके वक्फनामे नहीं हैं, वो बाई यूज़र वक्फ है। वो कब्रिस्तान जो 200-250 साल से एज ए कब्रिस्तान इस्तेमाल हो रहे हैं, बाई यूज़र वक्फ है, उनके वक्फनामे नहीं है। अगर आप उनके कागज़ मांगेंगे तो 300 साल पुराने कागज़ कहाँ से आएंगे? कहीं नहीं आएंगे। इसी को लेकर जहाँ पे वीरान पड़ी कुछ पड़ी ज़मीनें हैं, उनको एक्वायर करने की एक नीयत है सरकार की। जैसे कि सरकार की मंशा ये है कि राज्य वक्फ बोर्ड की जो मालिकाना हक वाली ज़मीनें हैं, उनका फिर से, जो डिस्प्यूटेड ज़मीनें हैं, उनका फिर से सत्यापन है। सत्यापन का मकसद उनका यह है कि ये संपत्तियां कहाँ से आएंगी। सत्यापन जो बाई यूज़र वक्फ चले आ रहे हैं, या तो वक्फनामे से हैं या बाई यूज़र वक्फ हैं। वक्फनामे से जो आई हैं वो वक्फ औलाद हैं, जो ज़मींदारों ने वक्फ किए हैं, और बाई यूज़र वक्फ वो हैं जो लोगों ने ज़मीनें कब्रिस्तान, मस्जिद, दरगाहों के लिए छोड़ दी थी और वो 200-250 साल से यूज़ चली आ रही। यहाँ सरकार की नीयत मुसलमानों को प्रताड़ित करना है। वकील साहब, वो कौन से 40 ऐसे अमेंडमेंट हैं जो सरकार करना चाहती है? देखिए, सरकार, पहली बात मैं ये बता दूं कि 1982 में उत्तर प्रदेश सरकार ने एक सर्वे कराया, क्योंकि बहुत से वक्फ पे कब्रिस्तान, दरगाहें, मस्जिदें इंदराज नहीं थी। उस सर्वे के मुताबिक उन्होंने सारी सर्वे कराया और सर्वे के मुताबिक वो प्रॉपर्टियाँ दर्ज की गई। प्राइवेटली किसी ने दर्ज नहीं कराई, सरकार ने खुद दर्ज करी हैं। क्या सरकार ने वो बदनीयती से करी हैं? यह सरकार, इस सरकार की, क्योंकि मौजूदा सरकार का बुनियादी मकसद मुसलमानों को प्रताड़ित करना और हिंदू वोट का पोलराइजेशन करना और ओबीसी एससी के अधिकारों का हनन करना, इसका मकसद है। ये उस टारगेट में पूरे समाज को हिंदू मुस्लिम में टकराव पैदा करने की कोशिश करती है। हर एंगल से हिंदू मुसलमान करने की कोशिश की जाती है और मीडिया, मोदी मीडिया उसके प्रचार प्रसार में लगा हुआ है। जैसे कि सरकार की मंशा ये है कि जो वक्फ की संपत्तियां हैं, जैसे कि मैंने ये बताया कि साहब ये वक्फ हमारा है, तो सरकार का कहना ये है कि इसका पहले वेरिफिकेशन हो, फिर आपकी बात सुनी जाएगी। देखिए, वो तमाम वक्फनामे, जो संपत्तियां वक्फ की गई, वो वक्फनामे के मुताबिक की गई और वक्फनामे में मालिकान के नाम दर्ज थे। वो मालिकान की हैसियत से उसमें दर्ज चले आ रहे थे रिकॉर्ड में। उसी आधार पर वो संपत्तियां दर्ज की गई। कोई भी ऐसी संपत्ति नहीं कि किसी और की संपत्ति दर्ज कर ली गई हो। और वक्फ एक्ट में एक प्रोविज़न है कि अगर गलती से किसी की संपत्ति दर्ज हो जाए तो विदिन 3 ईयर्स वो ट्रिब्यूनल में जाके उसको क्लेम करेगा, वक्फ रिलीज़ हो जाएगा। वक्फ ऑलरेडी इसमें प्रोविज़न दिया हुआ है कि अगर कोई संपत्ति किसी की जो वक्फ नहीं है अगर दर्ज हो गई है तो उसको अधिकार है कि वो जाए कोर्ट में, ट्रिब्यूनल में चैलेंज करे। कोर्ट उसको डिसाइड कर देगी कि ये वक्फ है या नहीं है। ये तो एक खिलवाड़ हो रहा है। वकील साहब, आज़ादी के बाद वक्फ बोर्ड अपनी भूमिका में कब आया? देखिए, पहला एक्ट आया 1913,
दूसरा एक्ट आया 1936, तीसरा एक्ट आया 1960 और चौथा एक्ट आया 1995। उत्तर प्रदेश में 1960 के एक्ट के मुताबिक दफ्तर कायम हुआ और उसके बाद वो चल रहा था। उसी में अमेंडमेंट होकर 1995 का एक्ट आया। 1995 के एक्ट से वक्फ का विकास हुआ, क्योंकि पहले संपत्तियों के जो किराएदार थे उन पर रेंट कंट्रोल एक्ट लगता था, 5-5, 10-10 रुपये पे लोग काबिज थे। जब ये एक्ट आया 1995 का और रेंट कंट्रोल से एग्जम्प्ट किया गया तो वक्फ की आमदनी में इजाफा हुआ। वकील साहब, वक्फ अधिनियम की धारा 9 और धारा 14 में क्या बदलाव मुमकिन है? देखिए, बदलाव करने को तो सरकार अपनी सत्ता के जुनून में जो भी बदलाव करना चाहे, लेकिन वो लॉजिकल नहीं है, तर्कसंगत नहीं है। वो सिर्फ एक ज़िद है कि हमें मुसलमानों को प्रताड़ित करना है। जैसे हलाला सर्टिफिकेट का मुद्दा उठाया, कोई रेस्पॉन्स नहीं आया, ठंडे बस्ते में डाल दिया। 3 तलाक का मुद्दा उठाया, रेस्पॉन्स विरोध कम हुआ, ठंडे बस्ते में डाल दिया। हर उस चीज़ एंगल से देखना है कि जिससे मुसलमान इस पर टारगेट हो और हिंदू वोट का पोलराइजेशन हो, ये बुनियादी मकसद इस सरकार का है। वकील साहब, जैसे कि वक्फ अधिनियम की धारा 9 और धारा 14 ये क्या है? धारा 9, धारा 14 जो है, इसके तहत जो सर्वे में प्रॉपर्टीज़ आ गई हैं, मैं इसको वैसे एग्जैक्ट के लिए एक्ट सामने नहीं है, वरना मैं इसको एक्सप्लेन कर देता कि धारा 9 और धारा 14 में जो प्रोसीजर दिए वो प्रॉपर्टी हैं जो ऑलरेडी रिकॉर्ड में आ गई हैं, उन्हीं को एक्ट पान करना। बाकी मैं एक्ट देख के बता पाऊँगा, सही बात एक्ट पढ़ के बता पाऊँगा। वकील साहब, जैसे कि उत्तर प्रदेश के अंदर, ख़ास तौर से बरेली मंडल के अंदर बहुत से वक्फ खुर्द-बुर्द किए जा चुके हैं, तो इनको बचाने के लिए सरकार को कौन सा कदम उठाना चाहिए? देखिए, होता क्या है कि वक्फ अधिनियम में जो दफ़ा 54 की कार्रवाई है, सरकार कभी सीओ ही नहीं बिठाती रेगुलर। ये अधिकार सीओ को, चेयरमैन को भी नहीं है, और सीओ बैठता नहीं 6-6 साल भर, 2-2 साल वो खाली। तो लोग कंप्लेंटें करते हैं, रद्दी के टोकरे में पड़ी रहती हैं। तो सरकार अगर दिलचस्पी ले और सीओ रेगुलर काम करे तो ये सब संपत्तियाँ बच सकती हैं, लेकिन जब वो बैठते ही नहीं कोई, तो कौन करेगा काम? वकील साहब, बरेली के ऐसे कौन से बड़े वक्फ हैं जिनको खुर्द-बुर्द किया जा चुका है? ज़्यादातर वो वक्फ हैं जो ज़मींदारों के थे, उन्हीं को हुए हैं। बाकी बड़ा वक्फ, सबसे बड़ा बरेली का जो है वो अंजुमन इस्लामिया का, वो महफूज है, महफूज हाथों में है, और सबसे बड़ा वक्फ है बरेली का। जो वक्फ ज़मींदारी के थे, खुर्द-बुर्द किए गए हैं, क्या कानूनन उन्हें ये राइट था उन वक्फों को खुर्द-बुर्द करें? देखिए, ज़्यादातर जो वक्फ हुए ज़मींदारों के, उसके पीछे इंटेंशन ये था कि ज़मींदारी एबोलिशन से बचना। उन्होंने किए, उन्हीं की औलादों ने 30-40 साल के बाद जब बंटवारे और कब्ज़े और झगड़े शुरू हुए, तो उन्होंने ही आपस में लड़ाइयों में एक चीज़, अपनी चीज़ों को खुर्द-बुर्द कर डाला। क्या जो वक्फ खुर्द-बुर्द हुए हैं, क्या सरकार उनको पुनः बहाल कर सकती है? सरकार उस पर कार्रवाई के लिए जब बाकायदा दफ्तर में ट्रिब्यूनल बना है, उसको एक्टिवेट करे। लोग कराना चाहते हैं, लेकिन सरकार करती नहीं कोई काम। सरकार सीओ ही नहीं देती, और ये अधिकार चेयरमैन को है नहीं, बोर्ड को है नहीं। जितने भी वक्फ पे अवैध कब्जे हैं, उसको हटाने का अधिकार चेयरमैन के पास नहीं है। वो सारा अधिकार सीओ को दिया गया, और सीओ सरकार का प्रतिनिधि होता है, पीसीएस ऑफिसर होता है। वो आए दिन सीट खाली रहती है। अच्छा, जो वक्फ कब्जा किए गए अभी भी उन्हें खुर्द-बुर्द नहीं किया गया, सिर्फ कब्जा कर लिया गया है, उन वक्फों को बचाने के लिए सरकार को और प्रशासन को किस तरह कदम उठाना चाहिए? सिर्फ सीओ को एक्टिवेट कर दें। सीओ की जो पोस्ट है, क्योंकि वक्फ एक्ट में उसी को सारे अधिकार दिए हैं, सरकार उसको एक्टिवेट कर दे कि वो रेगुलर बैठे ऑफिस में और डिस्पोजल करे एप्लीकेशनों का। थैंक यू।